5.2 नियोजित विकास की राजनीति है ना, नियोजित विकास की राजनीति जो है आज हम लोग देखेंगे। नया जो बुक है इसमें अध्याय 8 है, ये 8वां नंबर का अध्याय नियोजित विकास की राजनीति। तो 5वां हो 5.2 हो या 8वां हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अंदर का टॉपिक सबसे ठीक है। इससे पहले भी हम इससे संबंधित बहुत सारी जानकारी ले चुके हैं, ये उसका दूसरा पार्ट है ठीक है। तो इसमें जैसा कि मैं बताया था कि कुछ कुछ जो है हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर हम समझेंगे। तो पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भाई प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या अंतर था। प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या अंतर था। तो पंचवर्षीय योजना किसे कहते हैं, सबसे पहले ये समझिए। पंचवर्षीय योजना तो जब भी कोई सरकार, आम चुनाव जब होता है, लोकसभा चुनाव को आम चुनाव बोलते हैं, तो जब भी कोई सरकार चुनाव जीतती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, वो 5 साल के लिए सरकार में आती है और ये 5 साल तक उसको कौन सा काम करना है वो पहले से अपनी रूपरेखा बनाए रहती है कि भाई हम सरकार में आएंगे तो ये काम करेंगे। और वो 5 साल तक का उसका जो रूपरेखा होता है, काम करने का जो सिस्टम होता है, जो वो तैयार किए रहते हैं, ये योजना जो है पंचवर्षीय योजना कहलाती है। कोई सरकार जीतने के बाद 5 साल तक क्या काम करेगी, यही सारी रूपरेखा जो वो पहले से बनाए रहते हैं। ऐसा नहीं सरकार में आ गया फिर जो मन कर रहा है वो करेंगे, चलो सड़क बनाने का मन करती है सड़क बना दो, चलो यहाँ ब्रिज बनाने का मन कर रहा है ब्रिज, ऐसा नहीं होता है। सारा चीज तय होता है ना। कोई भी सरकार डिसाइड मतलब कर चुकी होती है कि भाई हमको सरकार में आने के बाद 5 साल तक क्या करना है और मेन फोकस उन्हीं कामों पर होता है। इसके अलावा और बहुत सारे काम करती है वो जो पंचवर्षीय योजना में नहीं है, लेकिन पंचवर्षीय योजना में जो है उसको करना उसके लिए बहुत जरूरी है, ताकि अगले समय जनता को बता सके कि हमने ये वादा किया था और देखो इतना सारा वादा हमने 5 साल में पूरा किया। तो कोई भी सरकार जब चुनाव जीतती है और 5 साल के लिए सरकार में आती है तो वो जो काम करती है 5 साल तक और वो काम का जो रूपरेखा होता है उसी को पंचवर्षीय योजनाएं बोलते हैं ठीक है। पंचवर्षीय योजना, पहली बार चुनाव कब हुआ था हमारे देश में, पहला आम चुनाव ये हुआ था 1952 में है ना, 1952 में। तो ये पहली बार पंचवर्षीय योजना कब आई, 1952 में। तो 5 साल तक था ये पंचवर्षीय योजना, 1952 से 1957 तक ठीक है। ये पहली पंचवर्षीय योजना है। अब इसके बाद फिर 5 साल ऐड कर दो इसमें तो वो दूसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। तो पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या अंतर है, ये सवाल में पूछता है। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी हमारी, पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, इसमें कृषि पर ज्यादा महत्व दिया गया था ना, कृषि पर ज्यादा फोकस किया गया था, एग्रीकल्चर को ज्यादा महत्व दिया गया था। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में बड़े उद्योग है ना, भारी उद्योग पर ज्यादा महत्व दिया गया था है ना। दूसरे जो आसपास जैसे रूस वगैरह है, दूसरे देशों से मदद लेकर के भारत में बहुत सारी फैक्ट्रियां खोली गई थी, जैसे हमारे यहाँ रूस की मदद से है ना, सोवियत रूस की मदद से भिलाई स्टील प्लांट है ना 1957 के आसपास जो है ये खुला था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमारे देश में जो बड़े बड़े उद्योग हैं उसको खोला गया और उस पर फोकस किया गया, और पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर फोकस किया गया था। तो ये दोनों पंचवर्षीय योजना में सबसे बड़ा अंतर यही है ठीक है। चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति क्या है ना, देखिए सवाल, श्वेत क्रांति क्या है। तो भाई श्वेत क्रांति क्या है, तो श्वेत क्रांति है ना, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन, श्वेत क्रांति जो है कि पशुओं, कौन सी पशु अच्छा दूध देती है, पशुओं को कैसे ख्याल रखना चाहिए कि वो अच्छा दूध दे, दूध की गुणवत्ता को कैसे बढ़ा सकते हैं। मतलब देश में, हमारे भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो योजनाएं चलाई गई उनको श्वेत क्रांति कहा गया है ना, श्वेत क्रांति।
और श्वेत क्रांति का जनक अगर पूछे तो श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन। ये जो है आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड अमूल कंपनी के मालिक है ना। 26 नवंबर को इसका जन्म शताब्दी मनाया गया था अभी कुछ समय पहले। अमूल जगह का भी नाम है वहाँ गुजरात में, ठीक है, जगह का ही नाम पड़ गया। जैसे टाटा एक जगह का नाम है ना झारखंड में, है ना, जमशेदजी टाटा के नाम पर शहर बसा हुआ है। तो वैसे ही क्या है, ये भी एक महान व्यक्ति है जो कि श्वेत क्रांति से संबंधित है ना। तो ये जो है 26 नवंबर को मनाया गया। हमारे छत्तीसगढ़ के कुछ लोग जैसे दुलारू सिंह साहू है ना और एक माधुरी जंगील, ऐसे 2 लोग को अवार्ड भी मिला है यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में। इसमें दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में वो लोग बहुत अच्छा काम किए थे, तो यहाँ पर उनको जो है अवार्ड भी मिला है हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को। वहाँ जन्म शताब्दी मनाया गया था। वहाँ पर जितने भी कृषि एग्रीकल्चर दुग्ध उत्पादन से संबंधित जो लोग हैं उन लोग को सम्मानित किया गया वहाँ पर, ठीक है। तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो वर्गीज कुरियन है ना। ये अमूल कंपनी के संस्थापक, आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड के जो है संस्थापक है। देखिए नीली क्रांति, सिल्वर क्रांति है ना, क्या है ये यहाँ पर पूछ रहा है। देखिए है ना, अगला सवाल हमारा क्या है, नीली क्रांति। नीली क्रांति और सिल्वर क्रांति है ना, या रजत क्रांति। रजत क्रांति, रजत मतलब सिल्वर, चांदी। तो नीली क्रांति, जैसे श्वेत क्रांति हमारा क्या है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति, हरित क्रांति एग्रीकल्चर से संबंधित है, कृषि से। और वैसे ही नीली क्रांति जो है हमारे भारत के दक्षिण भारत, दक्षिण क्षेत्र में है ना, या बंगाल वाले इलाके में जो समुद्र किनारे है उस क्षेत्र में नीली क्रांति आई। ये जो है मछली उत्पादन से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन, मछलियों को कैसे संख्या में बढ़ाया जाए है ना, कैसे ज्यादा से ज्यादा मछलियों का उत्पादन किया जाए, इस पर सरकार ने ध्यान दिया और ये जो है ये नीली क्रांति कहलाया। वैसे ही क्या है, ये जो है हमारा अंडा उत्पादन, अंडा उत्पादन, इसको बढ़ाने के लिए सरकार ने कई प्रकार के मुर्गियों का नया नया नस्ल, नया नया प्रकार की मुर्गियों का किस्म लाया जो कि बहुत ज्यादा अंडा देती थी। साल भर में इतना अंडा देती है ये मुर्गी। ऐसे अलग अलग मुर्गियों का क्या है, किस्म होता है। कोई मुर्गी कम अंडे देती है, कोई ज्यादा अंडे देती है। तो लोगों की इनकम को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या किया है कि अंडा उत्पादन को बढ़ाने पर जो लोगों को जागरूक किया, जानकारी दिया बहुत सारा, और जो योजनाएं चलाई, ये सभी रजत क्रांति के अंतर्गत आता है, सिल्वर क्रांति। इसी प्रकार और बहुत सारी क्रांतियां हैं, जैसे पीली क्रांति। पीली क्रांति, तो पीली क्रांति जो है ये तिलहन से संबंधित है। तिलहन, तिलहन किसको बोलते हैं, जैसे कि फल्ली हो गया, सोयाबीन हो गया, तिल हो गया, ऐसे फसल जिससे तेल निकलता है उसको तिलहन बोलते हैं। और ऐसे फसल जिससे दाल बनता है उसको दलहन बोलते हैं, है ना। जैसे मटर है और राहर है, चना हो गया है ना, उड़द हो गया। तो ये सभी जिससे दाल बनते हैं वो दलहन कहलाता है, जिससे तेल बनता है वो तिलहन कहलाता है। तो सरकार ने तेल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो योजनाएं चलाई उसको पीली क्रांति के नाम से जानते हैं, है ना, पीली क्रांति। मांस उत्पादन को बढ़ाने के लिए गुलाबी क्रांति, ठीक है। और इस सभी क्रांतियों को जब हम मिला देते हैं तो क्या बनता है यहाँ पे, इंद्रधनुष क्रांति। तो इंद्रधनुष क्रांति क्या है, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, रजत क्रांति, पीली क्रांति, स्वर्ण क्रांति, है ना, गोल्ड रिवॉल्यूशन, शहद उत्पादन से संबंधित है, शहद उत्पादन, ठीक है। तो ये सभी क्रांतियों को जब मिला देते हैं तो वो सब मिल करके क्या कहलाता है, इंद्रधनुष क्रांति कहलाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति क्या है बता दिया, नीली क्रांति सिल्वर क्रांति क्या है ये भी बता दिया, और बहुत सारी और कुछ जानकारी दे दिया, ठीक।
ठीक है। संचार क्रांति किसे कहते हैं? संचार क्रांति। तो संचार क्रांति क्या है? सेवा के क्षेत्र में और हमारे समाज में हर जगह कंप्यूटर और मोबाइल का उपयोग बढ़ने लगा, जिसके कारण सूचनाएं एक जगह से दूसरे जगह बहुत तीव्रता से पहुंचने लगी, और इसी को क्या कहते हैं? संचार क्रांति। एकदम सामान्य सा, क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर के हिसाब से, है ना। सेवा क्षेत्र में, समाज में, समाज के हर क्षेत्र में कंप्यूटर और मोबाइल का उपयोग बढ़ने लगा है, और जो सूचनाएं हैं वो समाज में बहुत तेजी से एक जगह से दूसरे जगह पहुंच रही है, और यही जो परिवर्तन है सूचनाओं के आदान प्रदान का, जो बदलाव आया, जो तेजी आई इसमें, इसी को संचार क्रांति के नाम से जानते हैं, और इसमें मोबाइल और कंप्यूटर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हरित क्रांति कौन से दशक में आया था? तो हरित क्रांति 1960 के दशक में आया था। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल है, चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में किस क्षेत्र में विकास पर जोर दिया? चौधरी चरण सिंह ने हमारे देश में, है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र पर ज्यादा फोकस किया, कौन से क्षेत्र पर ज्यादा बल दिया, किस क्षेत्र का विकास होना चाहिए? तो सबसे पहले तो इसको समझिए कौन है, चौधरी चरण सिंह। तो भाई चौधरी चरण सिंह एक किसान थे, जो बाद में नेता बने और बाद में भारत के 5वें प्रधानमंत्री भी बने। और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी चौधरी चरण सिंह का जीवन एकदम सामान्य था, एकदम ग्रामीण जीवन, ग्रामीण परिवेश में रहते थे, ग्रामीण जीवन जीते थे ये, और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए और कृषि के उत्थान के लिए इन्होंने ज्यादा फोकस किया, है ना। तो चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में किस क्षेत्र के विकास पर जोर दिया? तो चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि के विकास पर ज्यादा बल दिया। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो चौधरी चरण सिंह के बारे में पूछे तो भी बता देंगे, यह एक किसान थे जो कि बाद में राजनेता बने, फिर देश के जो है 5वें प्रधानमंत्री बने, और इसने कृषि के विकास पर ज्यादा ध्यान दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा अगला सवाल, सन 1960 के दशक में भारत में कृषि की दशा कैसी थी? देखिए, है ना, 1960 के दशक में, 1960 का दशक किसको बोलेंगे? 1960 से लेकर के 69 तक पूरा, जहां पर यहाँ 6 आता है, 60 में भी 6 आएगा, 61, 62, 63 सब में 6 आएगा। तो 1960 से लेकर के 1969 तक, ये 1960 के दशक में हमारे भारत में कृषि की दशा कैसी थी? तो 1960 है ना, ये जो 60 का दशक है, इसमें भारत में कृषि की जो दशा है बहुत खराब थी, और 1965 से 1967 के बीच में देश में सूखा भी पड़ा था, जिसके कारण क्या है, हमारे देश में खाद्यान्न संकट आ गया, खाद्यान्न संकट का कारण बना गया। ठीक है, तो ये एक सवाल है। हाँ, तो यहाँ पे सवाल क्या पूछा आपने कि ये क्रांति शब्द का मतलब क्या होता है ना, क्रांति। तो अभी क्या है, हमारा समाज जैसे तैसे चल रहा है ना। कोई भी यार पहले क्या है, फैक्ट्री वगैरह था, वो जैसे तैसे चलता था। कोई एग्रीकल्चर, खेती किसानी करता था, वो भी अपने हिसाब से परंपरागत तरीके से करता था। लेकिन जब किसी क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, जिसको हम बोलते हैं अमूलचूल परिवर्तन, अमूलचूल परिवर्तन मतलब बहुत बड़ा, सारा चीज बदल जाना। तो जब किसी क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन होता है ना, और परंपरागत संसाधनों, परंपरागत है ना पद्धति के जगह नया आधुनिक पद्धति का उपयोग करके उत्पादन को काफी बढ़ा दिया जाता है। जो हमारा परंपरागत सिस्टम जो है काम करने का, या परंपरागत काम करने की जो मशीनें हैं, उसके जगह अगर हम आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और आधुनिक तकनीक का उपयोग करके हम उत्पादन को काफी ज्यादा बढ़ा दिए हैं, तो ये क्या कहलाता है? क्रांति कहलाता है। ये क्रांति कहलाता है। क्रांति का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में होने वाला अमूलचूल परिवर्तन, जहां पर परंपरागत
पद्धति के जगह आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है और उत्पादन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाकर लाभ को भी कहीं ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, उसको क्रांति कहते हैं। तो हरित क्रांति, पहले खेती किसानी ऐसे ही हाथ से करते थे, अब ट्रैक्टर हार्वेस्टर आ गया है। श्वेत क्रांति, ऐसे ही सब घर में दूध दूहते थे और डब्बा में पकड़ के वो घूमते थे, आजकल पैकेट आ गया है और 2 दिन 3 दिन तक वो पैकेट रह जाता है, जिसके कारण वो खराब नहीं होता। जैसे दूध ऐसा है, एक्सपायरी डेट 24 घंटा, आज उपयोग करो नहीं तो कल खराब हो जाएगा। लेकिन अब क्या हो गया, इस क्षेत्र में भी वो जो है क्रांति आ गया है। होमोनाइज्ड दूध बोलते हैं, डबल टोन दूध बोलते हैं, वो महीना महीना तक रह जाता है। वो डब्बे में जो आता है ना, या काला कलर का जो पैकेट में जो आता है, अंदर से काला रहता है, बाहर से व्हाइट रहता है। तो ऐसा टाइप का ये क्या है, इसका उपयोगिता को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है ना। पहले क्या था, 24 घंटे तक इसको उपयोग कर सकते थे, तो ये कम उपयोगी था, कोई इसको ज्यादा एफर्ट नहीं करता था, खरीदता नहीं था, जरूरत रहता था तभी दूध लेता था। अभी व्यक्ति क्या कर सकता है, इसको खरीद के रख भी सकता है कुछ समय के लिए, चलो खराब नहीं होगा, है ना, कल भी बना दूंगा, ये है। और इसके उत्पादन है ना, इस अलग अलग प्रकार की जो गाय होती है, जैसे भैंस वगैरह अलग अलग क्वालिटी का होता है, जो बहुत ज्यादा दूध देती है। जैसे मुर्रा एक भैंस का क्वालिटी है, बहुत ज्यादा दूध देती है। तो ये सभी का उपयोग करके अपनी आय को बहुत ज्यादा बढ़ाना, उत्पादन को बहुत ज्यादा बढ़ाना, ये क्या हो गया, श्वेत क्रांति हो गया। और वैसे नीली क्रांति, पहले मछुआरे सीधा मछली पकड़ने के लिए जाते थे, अब सरकार उसकी मदद कर रही है और मछलियों की संख्या में बढ़ोतरी कर रही है। 10 रुपए लगा रही है, मछली बढ़ जा रहे हैं, उसकी जगह 100 रुपए कमा रहे हैं उसको खरीद बेच करके। चारा लगा दिए, थोड़ा सा मछली छोटा छोटा, उसमें बच्चा छोड़ दिए, अब वो बड़ा होने लगे, तो 10 रुपए में खरीद के लाए थे, अब वही 500 में बिक रहा है। छोटे छोटे चूजा खरीद के लाओगे तो 20-20 रुपए में, है ना। या तो फिर फार्म हाउस है ना, तो वो लोग बताते हैं, हम लोग छोटा छोटा चूजा को 4 रुपए 5 रुपए में खरीद के लाते हैं, फिर उसी चूजा को खिलाते हैं। खाने पीने का सारा चारा वहीं मिल जाता है जहाँ से वो चूजा को लाते हैं, वहीं से बस उसको खिलाना पिलाना है, बड़ा करना है। और बड़ा करने के बाद कोई खरीद नहीं रहा है तो जहाँ से खरीदे उसी को वापस बेच दो, 100 रुपए 150 रुपए में, 5 रुपए में वहां से खरीद के लाओ, बड़ा करो, खिलाओ उसको, और 100 रुपए में उसी को वापस कर दो। तो ये क्या है, मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन है, अपनी आय को बढ़ाने का एक साधन है ना। और नए नए पद्धतियों का उपयोग कर रहे हैं, नए नए आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो गया है, काम करने के तरीके में अमूलचूल परिवर्तन हो गया है, और इसी को क्या कहते हैं, क्रांति। तो हर जगह शब्द के लास्ट में क्रांति लिखा है, इसका मतलब क्या है, पहले जो परंपरागत तरीके से काम होता था वो आधुनिक तरीके से अब हो रहा है काम, और उत्पादन काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, पहले के जैसे नहीं। ठीक है, तो ये क्रांति का मतलब। देखिए अगला सवाल यहाँ पर है हमारा, केरल मॉडल क्या है। बहुत फेमस है सवाल, केरल मॉडल क्या है। तो भाई केरल ने अपने नियोजित विकास के लिए जो रणनीति अपनाई उसी को क्या कहते हैं, केरल मॉडल कहते हैं। केरल ने अपने नियोजित विकास के लिए, नियोजित विकास के लिए जो नीति अपनाई है ना, जो नीति अपनाई, इसी को केरल मॉडल कहते हैं, केरल मॉडल कहते हैं। ठीक है, केरल मॉडल में मतलब केरल ने अपने क्षेत्र में नियोजित विकास करने के लिए किन चीजों पर ज्यादा फोकस किया। तो केरल ने अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर ज्यादा फोकस किया। जैसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट, शिक्षा। इसी कारण आज भी केरल शिक्षा में बहुत आगे है, IAS IPS वहीं से ज्यादा सेलेक्ट होते हैं UPSC में, और पढ़ाई के लिए भी केरल जो है पहले नंबर पर है। तो शिक्षा है ना, दूसरा नंबर है स्वास्थ्य, फिर तीसरा नंबर है भूमि सुधार। भूमि सुधार किसको बोलते हैं, इसको समझिए। देखिए आजादी से पहले क्या था, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी जो जमीनें थी, ये है ना, बड़े बड़े जो जमींदार हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, ये इन पर कब्जा करके बैठे थे। और जो छोटे लोग हैं उनके पास बहुत छोटा जमीन था, या तो कुछ लोगों के पास था भी नहीं जमीन, तो इन लोग की जमीन में आके वो जो है बेगारी बंधुआ मजदूरी टाइप से काम करते रहते थे। तो सरकार ने क्या किया, उन सभी के जमीनों को भारत है ना शासन में मिला करके सभी लोगों को वहां पर बराबर जमीन का बंटवारा किया। तो इसमें क्या था कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो बड़ी बड़ी जमीनों पर कब्जा करके बैठे थे। तो सरकार ने क्या किया, पहले तो मतलब जो राजा महाराजा थे उन लोग का जमीन तो ले लिया, कि भाई कोई राजा है तो अब तो कोई राजा नहीं है, देश में लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है, तो राज्य भी नहीं होगा, भाई राजा ही नहीं है तो राज्य कहाँ से होगा। तो यहाँ पर क्या है, भूमि सुधार में क्या होता है
कि जो बड़े बड़े लोगों के द्वारा बड़ी बड़ी जगह पर जो कब्जा करके बैठे हैं उन जगह को भारत शासन में मिला देना और उसको वहाँ के स्थायी मूल निवासियों को क्या कर देना, दे देना, बराबर बराबर बांट देना, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। इसी को भूमि सुधार बोलते हैं। ठीक है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार और खाद्यान्न वितरण और गरीबी उन्मूलन, है ना। खाद्यान्न वितरण मतलब जो हमारे यहाँ की होता है आजकल, उचित मूल्य की दुकानें, गरीबी रेखा राशन कार्ड के माध्यम से मिलता है खाद्यान्न वितरण। और गरीबी उन्मूलन, है ना, गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार कई सारी योजनाएं निकालता है। सरकारी नौकरी नहीं मिलता, अगर सरकारी नौकरी तो प्राइवेट नौकरी आपको ट्रेनिंग देगा, ITI के माध्यम से कई प्रकार से आपको ट्रेनिंग देगा और आप घर में जो है काम चालू कर सकते हैं। जैसे कल ही के पेपर में छपा था कि एक बच्चा क्या है, लॉकडाउन में वो LED बल्ब बनाना सीख रहा था। LED बल्ब बनाना सीख गया है, अभी वो क्या करता है, अपना खुद का LED बल्ब बना के सब जगह बेचता है वो, है ना, दुकानों में। तो सरकार क्या करता है, हर आदमी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकता, केवल वही लोग जो उसके लायक हैं, जो सही से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पास कर रहे हैं एग्जाम, उनके लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बाकी लोगों को जीने का अधिकार नहीं है, सबको है। और इसके लिए सरकार अच्छी व्यवस्था करके रखा है, बस हमें उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। सरकार इतने बड़े पद पर बैठा है, वो हर एक आदमी के घर में आकर के जानकारी नहीं दे सकता। इसी कारण कहा जाता है आप सभी जागरूक बनिए, 12वीं का अच्छे से तैयारी करो, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है हमारा आर्ट्स का, और इसके बाद कंपटीशन का तैयारी करो। अगर कंपटीशन में जाना है नहीं जाना है खैर अलग बात है, कंपटीशन का तैयारी करने से क्या हो जाएगा, एक आप संपूर्ण नागरिक बन जाएंगे, मतलब देश अपने क्षेत्र के बारे में आपको पूरी जानकारी होगी, आप एक सभ्य नागरिक, एक जागरूक नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो केरल मॉडल क्या है, नियोजित विकास के लिए केरल ने जो रणनीति अपनाई उसे केरल मॉडल कहते हैं। केरल मॉडल में केरल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, खाद्यान्न वितरण और गरीबी उन्मूलन पर ज्यादा महत्व दिया, ज्यादा जोर दिया। ठीक है, ये केरल मॉडल है। कम नंबर में आता है तो आपको बस इतना बताना है, ज्यादा नंबर में आता है तो आपको इसको भी टिक कर देना है। देखो हमारा अगला सवाल है, हरित क्रांति क्या है, दीर्घ उत्तरी का सवाल है ये, है ना। जैसे आप लोग बोल रहे थे कुछ बड़ा सवाल बताओ, तो बहुत बड़ा सवाल, ज्यादा नंबर का। देखो हरित क्रांति क्या थी, हरित क्रांति के 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए। हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति के 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए सबसे पहली बात है ना, सबसे पहला हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो हरित क्रांति क्या है, ध्यान दीजिए भाई, 1960 के दशक में हमारे भारत में कई चुनौतियां आई, जैसे कि 62 में क्या हुआ, चीन से युद्ध, 65 में क्या हुआ था, पाकिस्तान से युद्ध, उससे पहले हमारे यहाँ हुआ था नेहरू जी की मृत्यु, उसके बाद हुआ 65 के बाद वो क्या हुआ था, ताशकंद समझौता, फिर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी 67, है ना। 65 और 67 के बीच में हमारे यहाँ क्या आया था, खाद्यान्न संकट आया था। देखिए क्या क्या घटनाएं हुई हमारे यहाँ, चीन के साथ युद्ध हुआ था, चीन के साथ युद्ध, पाकिस्तान के साथ युद्ध, और इसके बाद खाद्यान्न संकट और 2 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु, 2 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री, है ना, इनकी मृत्यु, और इंदिरा गांधी जी का अपने पार्टी के लोगों के साथ विवाद। मतलब 60 के दशक में भारत जो है बहुत कठिन समय से गुजर रहा था, और इस समय सबसे बड़ा हमारे यहाँ संकट था खाद्यान्न संकट सबसे बड़ा संकट, जिससे पूरा भारत प्रभावित था। तो इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत के जो नीति निर्माता लोग हैं, नीति निर्माता, इन्होंने डिसीजन लिया, डिसाइड किया इन्होंने कि हमारे देश में हमें अभी कृषि के विकास पर फोकस करना चाहिए, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट पर, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के विकास पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि उद्योग वगैरह या टेक्नोलॉजी पर ध्यान देने का अभी हमारे पास समय नहीं है और उतना पैसा भी नहीं है। सबसे पहले हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। तो भारत ने क्या किया, एग्रीकल्चर, हरित क्रांति पर ज्यादा फोकस किया, नए नए तकनीकों का उपयोग करने लगे, किसानों को सिखाने लगे नए नए तकनीकों का उपयोग कैसे करना है,
ताकि किसान अपनी आय बढ़ा सकें और उत्पादन भी बढ़े, और इससे क्या हुआ, हमारे देश में उत्पादन बढ़ा भी। तो यहाँ पर देखिए हरित क्रांति क्या है, 1960 के दशक में भारत बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था, ये सभी घटनाएं घट रही थी वहां पर। तो भारत के नीति निर्माताओं ने ये सोचा कि भारत में कृषि, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट पर, कृषि के विकास पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इससे हमारे देश में अनाज की पूर्ति होगी और देश जो भूखे मर रहा है, सूखा पड़ा हुआ है, अकाल पड़ा हुआ है, वो स्थिति से हम निकल जाएंगे। और एक बार अगर हम वो स्थिति से निकल गए तो धीरे धीरे विकास भी करेंगे। तो कृषि के क्षेत्र में यहाँ पर जो अमूलचूल परिवर्तन हुआ 60 के दशक में हमारे देश में, उसी को हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अभी हम देखेंगे हरित क्रांति का 2 सकारात्मक परिणाम और 2 नकारात्मक परिणाम। सकारात्मक परिणाम में क्या है? हरित क्रांति आने के बाद हमारे देश में अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। रिकॉर्ड मतलब आज तक कभी नहीं हुआ था ऐसा रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है ना। 1978, 79 है ना, 1978 और 1979 का समय ऐसा था कि गेहूं के उत्पादन में हम लोग बहुत आगे निकल गए थे। हम लोग क्या करते थे, अमेरिका जैसे देशों से गेहूं को आयात करते थे, क्योंकि हमारे देश में खाने पीने के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गया था, कुछ नहीं था। तो हम लोग कुछ ही समय में 77, 78, 79 के समय में इतना ज्यादा 131 मिलियन टन, 131 मिलियन टन, इतना ज्यादा गेहूं का उत्पादन हम लोग कर लिए कि जो हम लोग गेहूं को दूसरे देशों से आयात करते थे, अब हम गेहूं को निर्यात करना चालू कर दिए थे। ठीक है, ये पहला है सकारात्मक परिवर्तन। ठीक है, ये हमारा। और दूसरा क्या है हरित क्रांति का सकारात्मक परिणाम? पहला तो ये है। दूसरा सकारात्मक परिणाम क्या है कि कृषि जमीन में वृद्धि हुआ। सरकार को क्या करना था, ज्यादा से ज्यादा अनाज उगाना था। इसके लिए सरकार क्या करने लगा, जंगलों को काट के खेत बनाने लगा, बड़े बड़े खेत बनाने लगा। छोटे छोटे बहुत सारे खेत हैं, वो छोटे खेतों को मिला करके बड़ा खेत बनाने लगा और लोगों को सामूहिक कृषि करने के लिए प्रोत्साहित करने लगा। लोगों को बोला यार देखो तुम्हारा छोटा सा जमीन है, आधा एकड़, इसमें खेती करोगे कितना कमाओगे, और तुमको ही हर चीज करना है, लुआई भी करना है, हल भी तुमको चलाना है, हर चीज तुमको करना है। उससे अच्छा काम करो, हम सब के खेत को, जितने 15 लोग हो ना, 15 लोगों के खेत को मिला के एक बड़ा सा खेत बना देते हैं, जिसको चक बोलते हैं। तो एक बड़ा सा चक बना देते हैं, बड़ा सा खेत बना देते हैं, और सब मिल करके उसमें काम करना। और सब मिल के काम करोगे तो हल्का होगा, है ना, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और हम लोग भी क्या करेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। खेती के लिए पैसा नहीं है, अनाज के लिए पैसा नहीं है, बीजहा के लिए नहीं है, या तो फिर तुमको खादों के लिए पैसा नहीं है, तो सारा पैसा हम लोग देंगे, गवर्नमेंट, है ना। जिस दिन तुम्हारा फसल होगा कटवा लेना वापस उस पैसे को। तो ये क्या है, इसका 2 सकारात्मक परिणाम है। पहला क्या, अनाज का रिकॉर्ड वृद्धि हुआ, और दूसरा क्या हुआ, जो कृषि जमीन है उसमें वृद्धि हुआ। नकारात्मक है ना, देखो अगला टॉपिक हमारा हरित क्रांति का नकारात्मक। तो ये सकारात्मक तो समझ आता है, तो नकारात्मक क्या है ना, इसी को हो सकता है पूछ दे क्योंकि ये थोड़ा कठिन है। भाई अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया चीज हरित क्रांति, लेकिन इसका भी कोई नकारात्मक रिजल्ट है। तो क्या नकारात्मक रिजल्ट है? पहला चीज, हरित क्रांति कुछ ही समय के लिए था, ज्यादा समय तक नहीं था, है ना। उसके बाद फिर औद्योगिक क्रांति जब आया ना, उसके बाद हरित क्रांति ठंडा पड़ गया। जिस जोर शोर के साथ शुरू में ये आया था वो सारा चीज शिथिल हो गया फिर। तो ये नकारात्मक रिजल्ट है हरित क्रांति का, कि हरित क्रांति कुछ ही समय के लिए था। फिर अगले पंचवर्षीय योजना आने के बाद क्या हो गया, जैसे उद्योगों पर महत्व दिया जाने लगा, फिर इसकी योजनाएं धीरे धीरे ठंडे बस्ते में जाने लगी। और अगला चीज क्या है, इसमें 2 नकारात्मक परिणाम बोला है, तो अगला नकारात्मक परिणाम क्या है कि ये जो हरित क्रांति है वो पूरे भारत में नहीं थी, केवल उत्तर भारत में थी। गंगा नदी का जो मैदानी इलाका है ना, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, आज भी वही लोग आगे हैं खेती किसानी में। तो हरित क्रांति पर सरकार ने ज्यादा फोकस उत्तरी भारत में किया था, और उत्तरी भारत के लोगों ने ही ज्यादातर क्या किया था, हरित क्रांति का लाभ उठाया था। और दक्षिण भारत में तो इस पर ज्यादा कोई ध्यान नहीं दिया गया, और वो लोग भी खेती किसानी में ज्यादा फोकस नहीं करते थे, क्योंकि उनके पास और साधन है ना। वो नीली क्रांति, मछली पकड़ने में, मछली पंजाब में भी तो आया था ना। हाँ, पंजाब में, हाँ, गंगा का मैदानी इलाका और सिंधु का मैदानी इलाका जो हमारा भारत है ना, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सब जो है ये सिंधु का मैदानी इलाका में आता है, सिंधु नदी का अपवाह तंत्र में आता है। और बाकी जो हमारे यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल है ये गंगा अपवाह तंत्र में आता है।
बड़ी बड़ी नदियां हैं, यहाँ पर इन क्षेत्रों में क्या है, सिंचाई के लिए कोई समस्या नहीं है। और सिंचाई के लिए कोई समस्या नहीं है मतलब खेती किसानी के लिए कोई समस्या नहीं है। तो हरित क्रांति उत्तरी भारत में ज्यादा महत्व मिला उसको, दक्षिणी भारत में उसको कोई महत्व नहीं मिला। ये इसका क्या है, दूसरा नकारात्मक परिणाम है। ठीक है, तो एक बार और हम देखते हैं इसको। नियोजित विकास की राजनीति में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। इसको अलग अलग पूछ सकता है, 2-2, 3-3 नंबर में, या एक साथ पूछ सकता है 5-6 नंबर में। हरित क्रांति किसे कहते हैं, तो 1960 के दशक में चीन के साथ युद्ध, पाकिस्तान के साथ युद्ध, खाद्यान्न समझौता है ना, खाद्यान्न संकट, और उस समय क्या है, 2-2 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु। ठीक है, ये सभी समस्याओं से भारत जूझ रहा था। तो भारत के नीति निर्माताओं ने डिसाइड किया, ये निर्णय लिया कि भारत को अगर आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले एग्रीकल्चर पर फोकस करना पड़ेगा हमें। और एग्रीकल्चर है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन नाम से एक, हरित क्रांति के नाम से एक योजना लाया जिस पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर फोकस किया गया, मतलब कृषि के क्षेत्र में विकास पर ध्यान दिया गया। ठीक है, तो ये हरित क्रांति है। हरित क्रांति के 2 सकारात्मक रिजल्ट, अनाज का क्या हुआ, रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। भारत देश जो पहले अनाज का आयात करता था, 78-79 के दशक में 131 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन इतना ज्यादा कर दिया कि अब वो अनाज का निर्यात करने लगा। ठीक है, और क्या है, कृषि जो जमीन है वो संख्या में बढ़ा, कृषि जमीन बढ़ने लगा, जंगलों को काट के और बहुत सारे छोटे छोटे खेतों को मिला के बड़ा खेत ऐसे लोग बनाने लगे, जिससे क्या हुआ, अनाज के उत्पादन में वृद्धि हुई। नकारात्मक में क्या हो जाएगा कि जो हरित क्रांति है ये कुछ ही समय के लिए था। अगली पंचवर्षीय योजना में ये ठंडे बस्ते में चला गया, क्योंकि सरकार अब उद्योगों पर ज्यादा फोकस कर रही थी, क्योंकि उद्योगों से सरकार को ज्यादा लाभ होता है, आज भी होता है ना। और दूसरा चीज क्या है कि हरित क्रांति केवल उत्तरी भारत में था, है ना, हरित क्रांति को उत्तरी भारत में ज्यादा महत्व दिया गया, दक्षिणी भारत में नहीं। तो ये 2 इसके क्या है, नकारात्मक रिजल्ट।